वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में इसका सेकेंड एडिशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया। इसे किसने ऑर्गेनाइज किया ये भी समझेंगे और ये है क्या ये भी समझेंगे। बिफोर दैट, इंडिया का जो बायोटेक सेक्टर है वो ठीक ठाक जा रहा है। 2019 में ये 62 बिलियन डॉलर का वैल्यू था। उम्मीद ये की जा रही है कि 2025 तक इंडिया का जो बायोटेक का सेक्टर है या इंडस्ट्री है वो 150 बिलियन डॉलर के टारगेट तक पहुंच जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जब हम बायोटेक के फील्ड में ठीक ठाक कर रहे हैं तो क्यों ना दुनिया को दिखाया जाए कि हम बढ़िया कर रहे हैं। आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करिए इस सेक्टर में। फॉर दैट पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 में एक कॉन्ग्रीगेशन तैयार किया गया, मतलब एक सम्मेलन, मेल मिलाप कह लीजिए, कि सभी लोगों को बुलाते हैं, बायोटेक के ऊपर बातचीत की जाती है। इसमें जो एकेडमिशिया होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, एग्जीबिटर्स होते हैं जो बायोटेक के फील्ड में जो उन्होंने बढ़िया काम किया है उसको दिखाते हैं, वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये सभी लोग मल्टीपल कंट्रीज से इस कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं। इसे ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करती है, जिसमें उन्होंने मदद ली बिराक की, दैट स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, और पार्टनरशिप रही CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइज और इन्वेस्ट इंडिया। इन सभी लोगों ने मिलकर इस ग्लोबल बायो इंडिया 2021 को ऑर्गेनाइज किया, जो सेकेंड एडिशन था, पहला 2019 में था। पर्पज ये था कि इंडिया की जो बायोटेक सेक्टर की स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्लोबल लेवल पे सभी को दिखाया जाए, उसका शोकेस किया जाए। इसका फर्स्ट एडिशन 2019 में था। इस बार की थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, और जो टैगलाइन थी दैट वाज बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। बिराक के बारे में बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत सेटअप किया गया है। ये एक प्रकार का इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस है, मतलब कुछ ऐसा जो इंडस्ट्रीज को और एकेडमिक्स को जो रिसर्च वगैरह करते हैं पार्टिकुलर फील्ड में, उन्हें एक साथ लाया जाए। एट द सेम टाइम जो भी इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइजेस हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी नए नए आए हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, उनको और स्ट्रेंथन किया जाए और एम्पावर किया जाए ताकि वो इंडिया के लिए बेहतर कर सके। स्ट्रेटेजिक रिसर्च और इनोवेशन पर भी फोकस किया जाए, जो कि रिलेवेंट प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हो या इंडिया की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का ट्राई करते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्लोबल बायो इंडिया 2021। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरस आजीविका मेला 2021 के बारे में है। ये देखिए, है तो एक प्रकार का फेयर बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको डेडिकेटेड है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इनॉग्रेट किया सरस आजीविका मेला 2021 नोएडा हाट में। देखिए, एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम रूरल इंडिया को इन जनरल ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिकुलरली महिलाओं के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर वर्कशॉप्स होते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करें, डिज़ाइनिंग कैसे करें, उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी कैसी की जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर उनको एजुकेट किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी और क्राफ्ट्समैन को भी, ताकि अगर वो कोई बढ़िया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसे मार्केट कर सकें, उसे लोगों तक पहुँचा सकें। तो इस मेले को ऑर्गेनाइज कौन करता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत काम करता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कापाट के द्वारा, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अब ये कापाट है क्या? कापाट एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत काम करती है। ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NGO के बीच में, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ की लाइफ को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, जो रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर ले आकर उनकी स्किल को और इन्हेंस किया जाए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केट कर सकें। जो बायर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में एक लिंकेज भी इस्टेब्लिश किया जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट सरस आजीविका मेला 2021। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई दाखिल पोर्टल के बारे में है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई कि 15 स्टेट्स और यूटीज़ ने ई दाखिल पोर्टल को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, जिसके माध्यम से कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स इस पोर्टल पे दर्ज करवा सकते हैं।
कंज्यूमर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे एंड में कंज्यूम करता है या फिर इस्तेमाल करता है। देखिए 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसमें यह कहा गया था कि सभी कंज्यूमर्स को ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसी के तहत ये ई दाखिल पोर्टल लाया गया और धीमे धीमे करके सभी स्टेट्स और यूटीज इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसे दिल्ली ने अडॉप्ट किया था। देखिए बीइंग कंज्यूमर हम सभी कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप दुकान से एक सामान खरीद के घर लेकर जाते हैं, घर पे आपको पता चलता है कि जो आपने सामान खरीदा वो तो एक्सपायर हो चुका है। अब आप दुकानदार के पास वापस जाते हैं तो वो कहता है पहले देख के काहे नहीं ले गए, हमें नहीं पता, हमारी दुकान पे सही था, आपके घर पर ले जाते एक्सपायर हो गया, हम नहीं जानते। अब उससे आप बहसबाजी करिए, लड़ाई करिए। वहां तो चलिए खैर आपके पास ऑप्शन है बहसबाजी और लड़ाई करने का। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो माशाअल्लाह, आप मंगाते कुछ और हैं, आता कुछ और है। अब क्या करेंगे, आप रिफंड मांगिए, रिफंड प्रोसेस हो गया तो ठीक है, नहीं प्रोसेस हो गया तो कस्टमर केयर को कॉल करिए। अब वो कहेंगे कि नहीं सर, हम आप बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं, आपका रिफंड हो जाएगा, हम आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझते हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं समझते। ठीक है, उसके बाद आप कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं और धक्के खाते हैं। अब आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी होगी, आप सिंपली इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक पोर्टल है जहां पर कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास और जो भी अदर कंज्यूमर कमीशन हैं उनके पास। इसे लॉन्च किया गया है एनसीडीआरसी के द्वारा ही सितंबर 2020 में। दिल्ली ने इसे सबसे पहले इंप्लीमेंट किया और धीमे धीमे बाकी के स्टेट्स एंड यूटीज भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी जो कंप्लेन फी है उसे भी ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। जो ई दाखिल पोर्टल है ये कंज्यूमर्स को एम्पावर करता है कि वो अपनी जो कंप्लेंट्स है उसे ऑनलाइन मोड में फाइल कर सकें। यहाँ पर जो कंज्यूमर कमीशंस हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं कि आपकी कंप्लेन वैलिड है या नहीं है, या उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या उसे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए रूरल कंज्यूमर्स हो सकता है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना ना जानते हो या फिर उनके पास मोबाइल या इंटरनेट ना हो, इसलिए इस सुविधा को कंज्यूमर सर्विस सेंटर पे भी पहुंचा दिया गया है, जहां पर जाकर कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी कंप्लेन फाइल करवा सकता है। तो ये सारी बातें देखी हमने ई दाखिल पोर्टल के बारे में देखी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैरेकल के बारे में है। अभी हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कैरेकल को इंडिया के लिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया है। भारत में क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों को बचाने के लिए जो रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है, कैरेकल को मिलाकर अब उसमें 22 जीव आ चुके हैं। देखिए ये एक मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है जो कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में रहती है। साउथ एशिया में इंडिया भी आ जाएगा। इनके पैर लंबे होते हैं और शरीर की तुलना में जो सिर है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। हमला करने के बाद जो चीरने वाले दांत होते हैं वो इनके कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, जिसकी मदद से ये आसानी से शिकार कर पाते हैं। इनके कान बड़े स्पेशल होते हैं, बिल्कुल लंबे और बिल्कुल पॉइंटी ईयर्स होते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक इल्यूजिव जीव है, यानी कि नई बहू की तरह शर्माने वाला जीव है, और नॉक्टर्नल है, यानी कि भूतों की तरह रात में चलने वाला। इससे ये तय है कि इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, ये कम दिखता है, कार्निवोर है, मांसाहारी है, छोटे छोटे मैमल्स के ऊपर हमला करता है लाइक बर्ड्स एंड रोडेंट्स। पहले ये भारत में काफ़ी जगहों पे पाया जाता था, 13 राज्यों में, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब ये राजस्थान, कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ही पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये अभी भी लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इंडिया में इनकी संख्या कम हो रही है। दैट्स वाई इन्हें इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में ये शेड्यूल 1 में है। साइट्स में जाएंगे तो अपेंडिक्स 1 में है एशियन पॉपुलेशन, चूंकि ये कंपैरेटिवली थ्रेट में है या फिर कम है, जबकि बाकी जगहों की पॉपुलेशन अपेंडिक्स 2 में है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और उड़ती हुई चिड़िया को जंप करके पकड़ने के लिए जाना जाता है। देखिए इसका नाम एक टर्किश वर्ड काराकुलाब होता है, जिसका मतलब होता है काले कान, उसी से इसका नाम निकाला गया है। और इंडिया में से कई सारी जगहों पे सिया घोष भी कहा जाता है, वो भी पर्शियन वर्ड है ब्लैक ईयर्स के लिए। संस्कृत में जो कहानियां होती हैं वहां पर दीर्घाकर्ण नाम के एक जीव का जिक्र आता है जो कि इसी का नाम है, क्योंकि इसके कान लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, नेशनल बर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत बनाई गई थी। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करती है कि कैसे एनवायरमेंट को लेकर जो प्लान्स वगैरह हैं वो बनाए जाएं, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए। एपेक्स बॉडी है, कोई भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं उनको लेकर अगर किसी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया वगैरह बदलना है, बाउंड्री चेंज करनी है, तो NBWL का जो अप्रूवल होता है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आर्टिकल माउंट एटना के बारे में है। लोकेशन देखिए, ये है इटली। इटली के साउथ में एक आपको आइलैंड मिलेगा विद द नेम सिसिली, ये भी इटली का ही पार्ट है। इसके ईस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेगा माउंट एटना। माउंट एटना में अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लोगों को बड़ा खूबसूरत लगा तो ये न्यूज़ में आ गया। देखिए ये यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। ये इटली के आपको ईस्ट कोस्ट पर मिलेगा,
जो वहाँ पे एक सिटी है कैटानिया, और जो दो सिटीज़ हैं मेसीना और कैटानिया, उनके बीच में, बाकी पड़ता ये कैटानिया में है। ये देखिए जो अफ्रीकन प्लेट है वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो जो सबडक्शन होता है, जिसमें अफ्रीकन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है, उसी की वजह से ये वोल्केनो क्रिएट हुआ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पाश्चुरेला मल्टोसीडा के बारे में है। देखिए अभी हाल ही में कुछ समय पहले कल्लापात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 6 हाथियों की मौत हुई थी। कारण में निकल के आया कि ये पाश्चुरेला मल्टोसीडा नाम के बैक्टीरियम की वजह से इनकी मौत हुई है। तो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स अब थोड़े कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, फिर तो गड़बड़ है। देखिए ये है क्या, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो बहुत कॉमन है, जो भी शाकाहारी जीव होते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अक्सर पाया जाता है, स्पेशली कैटल्स में। अगर वो जो कैटल है या वो जो जीव है वो किसी भी तरीके से स्ट्रेस में है या फिर हेल्दी नहीं है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो फिर ये प्रभावी हो जाते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया या फिर हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया नाम की बीमारियां हो जाती हैं। अब अगर वो जीव इंसानों को खरोच ले या उनको काट ले तो उससे ये बीमारी इंसानों में भी आने का खतरा रहता है। कुल मिला के ये जेनेटिक डिसीज भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी बातें हमने इस आर्टिकल पर करी। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि बिराक, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत। ई दाखिल पोर्टल ये एक प्लेटफॉर्म है ताकि इफेक्टिवली चाइल्ड लेबर को रोका जा सके और चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सके इंडिया में। कैरेकल ये अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाया जाता है, राजस्थान, कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। माउंट इटना इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। पाश्चुरेला मल्टोसीडा ये कॉमन वायरस है जो कि हर्बीवोर्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, स्पेशली कैटल्स में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसका जवाब यहाँ पर मेंशन रहेगा। रिवीजन के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।